नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पद्य भाग से रामधारी सिंह दिनकर पर चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। इसमें हमारी जो चर्चा है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और कुछ उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध रही है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में दिल्ली कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक सीधी चुनौती की प्रतीक है, उनकी आतताई और बर्बर जो नीति है उसका खुला विद्रोह करने वाली कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके मूल प्रतिपाद्य, मूल कथ्य, मूल विषय वस्तु, मूल कलेवर को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चौथा जो बिंदु है वह है इस कविता के पदों का भावार्थ और व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी है, काव्य भी लिखे हैं, गद्य में भी लिखा है। तो काव्य ग्रंथ देखिए, कुरुक्षेत्र, रश्मि और उर्वशी, ये इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। और अन्य जो काव्य संग्रह है उनमें रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, बारदोली विजय, रसवंती, मिर्च मसाला उनकी बाल साहित्य से संबंधित रचना है। दिल्ली, समाधेनी उनकी विश्व शांति से संबंधित रचना है, विश्व वेदना से संबंधित रचना है। बापू, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, चक्रवाल, सीपी और शंख, कोयला और कर्तव्य, नील कुसुम, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, संचयिता आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। वैसे रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना कर्म है वह बहुत ही व्यापक और विस्तृत फलक पर है और उन्होंने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ पर हम प्रमुख रचनाओं के नाम ले रहे हैं। अब उनकी जो गद्य रचनाएं हैं उनकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। गद्य रचनाओं में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रचना है वह है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। अन्य रचनाओं में अर्धनारीश्वर, लोक देवता नेहरू, वेणुवन, शुद्ध कविता की खोज, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, चित्तौड़ का साका, हे राम, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, पंत प्रसाद, मैथिली शरण, काव्य की भूमिका, ये इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अब हम इनकी जो विशेष रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी टिप्पणी जानेंगे। उनकी जो प्रथम रचना भी मानी जाती है रेणुका, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इस रचना में अतीत के प्रति मोह है, यानी कि भारतीय गौरवशाली अतीत की महिमा का गान उन्होंने किया है और इस महिमा गान से भारतीय जनमानस में आत्मगौरव का भाव जागृत करने का प्रयास किया है। भारतीय जनमानस को अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध उठ खड़ा होने का साहस उन्होंने भरा है। साथ ही इस कविता में क्रांति की भी चर्चा है। अगली रचना है हुंकार, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में अंग्रेज़ों की आतताई सत्ता को कवि दिनकर स्पष्ट चुनौती देते हैं। पराधीनता और आर्थिक विषमता के विरुद्ध इस रचना में भयंकर शंखनाद है। अगली रचना है जो कि 1940 में ही प्रकाशित हुई थी, रसवंती, जो कोमलता, सौंदर्य और रोमांच से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है वो शिथिल हो जाता है। अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो रचना है वह है कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत के
युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। महाभारत के शांति पर्व से इसका कथानक लिया गया है। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। जैसे इसके माध्यम से राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हैं, युद्ध और शांति पर गंभीर विचार करते हैं, हिंसा प्रतिहिंसा, न्याय अन्याय, शोषण, अत्याचार आदि बिंदुओं पर गंभीर आलेखन इस रचना में देखने को मिलता है। कवि भीष्म के रूप में समस्याओं का युग सम्मत समाधान करते प्रतीत होते हैं। इसी रचना में उन्होंने युद्ध को आपद धर्म भी माना है कि अगर किसी के ऊपर विपत्ति है, किसी के अस्तित्व को ही खतरा है, तो फिर वह उसके लिए युद्ध ही काम में होगा, उसी से वह अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है। और कवि यहाँ पर उस युद्ध की एक प्रकार से का समर्थन करता है। अगली रचना है रश्मिरथी। 1952 में प्रकाशित रश्मिरथी के अंदर कर्ण के जीवन के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन किया है। एक महत्वपूर्ण रचना है। उर्वशी, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी और यह रचना श्रृंगार प्रधान प्रबंध कृति है, जिसे दिनकर ने कामाध्यात्म की रचना कहा है या कि इसकी उपमा दी है। यह एक रचना राष्ट्रीय भावना से दूर, बिल्कुल दिनकर की संवेदना के दूसरे छोर अर्थात कोमल और श्रृंगारिक पक्ष की ओर से लिखी गई है। अगली रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना के अंदर चीनी आक्रमण के संदर्भ में रची गई राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कविताओं का संग्रह है। तो यह भी इस रचना की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली जो कृति है जो गद्यात्मक है, संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की बहुत बड़ी रचना है। 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसमें शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया गया है और यही वह रचना है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1959 में। अब हम दिल्ली कविता के मूल प्रतिपाद्य पर विचार करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने पराधीन भारत की जनता पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यात्मक व यथार्थ शैली में की है। अर्थात यह जो कविता है भारत की उस गुलाम अवस्था का चित्रण करती है और उस गुलाम अवस्था के 2 ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक अंग्रेज़ों के अत्याचार और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के अत्याचारों में और शोषण में पिसती भारतीय जनता। इसी के इर्द गिर्द ये रचना चलती है। कविता में एक तरफ अंग्रेज़ों की विलासिता, ऐश्वर्य, वैभव, अहंकार, अत्याचार, हिंसा, साम्राज्य विस्तार, निर्लज्जता, निर्दयता का वर्णन, तो दूसरी ओर अंग्रेज़ों के शोषण में घुटती जनता, उनकी भूखमरी, गरीबी और दरिद्रता का मार्मिक चित्रण है, हृदय विदारक चित्रण है। इसमें कवि ने ब्रिटिश शासकों द्वारा राजधानी दिल्ली में ऐश्वर्य संपन्न बनकर रहने और भारतीय नवयुवकों, मजदूरों तथा निर्धन कृषकों के शोषण और अत्याचार का हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि हम इस पाषाण हृदय दिल्ली के अतीत से पूर्ण परिचित हैं। कवि ने यहाँ पर दिल्ली को ही अपनी संवेदना का केंद्र रखा है और चूँकि अंग्रेज़ों की सत्ता दिल्ली से ही संचालित होती थी और वहीं सारा जो साम्राज्य था, साम्राज्य का वैभव था, वो वहीं पर प्रतिफलित हो रहा था और वहीं से संपूर्ण भारत की जनता का वो शोषण कर रहे थे। हमने कवि दिनकर अंग्रेज़ों को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं कि हमने शहंशाह अकबर और शाहजहाँ के समय दुल्हन के रूप में सजी धजी दिल्ली का सौंदर्य भी देखा है और नूर जहाँ के प्रेम में तपते दीवाने सलीम के कारुणिक चेहरे को भी निहारा है। अतः आज ब्रिटेन की दासी बनकर तू अपने वैभव पर इतना मत इठला। अर्थात हे दिल्ली, भारत ने अपने अतीत में इससे भी बढ़कर
वैभव देखा है, ऐश्वर्य देखा है, शक्ति देखी है, ताकत देखी है। तुम है अंग्रेजों, तुम भारत के लिए जो कि ये कोई नई बात नहीं है। आज जो तुम अपने आप को भारत के शोषण के बल पर ऐश्वर्य संपन्न, शक्ति संपन्न बता रहे हो और भारत का जो शोषण कर रहे हो वह उचित नहीं है। कवि कहते हैं कि तेरा रूप, रंग, वैभव, ऐश्वर्य और आकर्षण हमें लुभायमान नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस को, भारतीय जनता को, भारत के कार्यकर्ताओं को, स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ने वाले वीर सैनिकों को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, प्रलोभन देकर अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन भारतीय जिनमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी वो उनकी तरफ आकृष्ट नहीं हुए। कवि कहते हैं क्योंकि हमारी हृदय सम्राज्ञी भारत माता तो किसी झोपड़ी में हमारी प्रतीक्षा कर रही है और हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उसी भारत माता के प्रति है। वही हमारी सम्राज्ञी है। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई, अंग्रेज़ों के द्वारा सजी सजाई दिल्ली के प्रति हमारा कोई मोह और आकर्षण नहीं है। कवि ने दिल्ली कविता के माध्यम से अंग्रेजी संतलत को ये सीधी चुनौती दी है कि शक्ति, सामर्थ्य और संपन्न होने पर निर्धनों, किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करना उन्हें शोभा नहीं देता है। आगे अब हम इस दिल्ली कविता के पदों का अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे, साथ ही इसके भावार्थ को भी जानेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पद के साथ पद में आए हुए कठिन शब्दों को भी हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कविता के अर्थ को जानने में आपको सुविधा होगी। तो देखिए, कविता प्रारंभ होती है, ये कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिश्र गगन में, कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूली लगन में, मरघट में तू साज रही दिल्ली, कैसे श्रृंगार ये बहार का स्वांग अरी इस उजड़े हुए चमन में, इस उजाड़ निर्जन खंडहर में, भिन्न भिन्न उजड़े इस घर में, तुझे रूप सजने की सूझी मेरे सत्यानाशी प्रहर में। शब्दार्थ देखिए, अमा अर्थात अमावस्या, तमिश्र यानी कि अंधकारपूर्ण, मरघट यानी शमशान, स्वांग अर्थात नाटक या दिखावा, साज यानी कि साज सज्जा, सजना संवरना आदि, सत्यानाश यानी कि सर्वनाश, प्रहर यानी कि घड़ी या समय, प्राचीन समय में एक समय का एक माप विशेष। भावार्थ देखिए, कवि ने प्रारंभ में ही इस कविता में भारत की अंग्रेजों के हाथों जो बदहाली हुई है और भारत में मरघट की जैसी खामोशी है और अंग्रेज सत्ता के यहाँ एक प्रकार से चांदनी रात है, उत्साह है, उत्सव जैसा माहौल है, इसी विरोधाभास का चित्रण करते हुए कवि दिनकर कहते हैं, अंग्रेज राज में भारत की यह स्थिति थी कि अंग्रेज राज के केंद्र दिल्ली में उजाला था, बाकी पूरे भारत में हर क्षेत्र में अन्याय, अत्याचार और दरिद्रता का अंधकार था। कवि दिनकर भारत की बदहाली और उसकी दयनीय स्थिति के बीच अंग्रेजों की भोग विलासिता पर दिल्ली को अंग्रेज सत्ता का प्रतीक मानकर कह रहे हैं कि यह अमावस्या की सघन अंधेरी काली रात में दिल्ली में कैसी चांदनी जैसी विलासिता की चकाचौंध हो रही है। यह सब भारत के लिए अपशकुन जैसा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शाम के समय गोधूली बेला में नियति रूपी कोयल व्यंग्य स्वर में कूक रही है। हे दिल्ली, भारत में तेरी यह विलासिता ऐसी लग रही है, इस दुखद घड़ी में मानो तुम मरघट में साज श्रृंगार कर रही हो, अर्थात संपूर्ण भारत में मरघट जैसी खामोशी, घुटन, व्यथा, दर्द भरा वातावरण हो रहा है, अर्थात उजड़े हुए चमन में भारत
उजड़े हुए चमन की भांति दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है। और है अंग्रेज सत्ता, तू बाहर जैसा नाटक कर रही है, तुम खुशियों जैसा नाटक कर रही हो। भारतीय जनता घुटन में फिसती जा रही है, तुम्हारे शोषण में पिसती जा रही है, घुटन में घुटी जा रही है, और तुम बाहर जैसा नाटक कर रही हो, उत्सव जैसा नाटक कर रही हो, उत्सव जैसा माहौल दिखा करके भोग विलासिता में डूबी हुई हो। है दिल्ली, अंग्रेज सत्ता तुम्हारे शोषण और अत्याचार के कारण, है दिल्ली, है अंग्रेज सत्ता तुम्हारे शोषण और अत्याचार के कारण भारत चारों ओर से उजड़े हुए सुनसान खंडर की भांति हो गया है। ये देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भांति भांति से उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, अर्थात सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। यह भारत के लिए सर्वनाश की घड़ी जैसा समय है। और है अंग्रेज सत्ता की केंद्र बन बैठी दिल्ली, तुझे ऐसे समय में सजने संवरने की सूझी हुई है। ये भोग विलासिता की याद आ रही है, जो कि कदापि उचित नहीं है, मानवीय नहीं है, अमानवीय है। अगला पद देखिए, डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मर्शिया तराना, और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना। हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल में, उधर तुझे भाता है इस पर नमक हाय छिड़कना। महल कहाँ बस हमें सहारा, केवल फूस फांस तृणदल का, अन्न नहीं अवलंब प्राण का, गम आंसू या गंगा जल का। यह विहगों का झुंड लक्ष्य है, आजीवन बधिकों का फल। मरने पर भी हमें कफन है, माता सेव्या के आंचल का, अंचल का। शब्दार्थ देखिए, मर्शिया तराना अर्थात मृत्यु गीत या कि शोक गीत, अवलंब यानी सहारा, तृणदल यानी घास के पत्ते, विहग यानी पक्षी, बधिक यानी बहेलिया जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर मारता है, माता सेव्या यानी कि धरती। अब हम भावार्थ देखेंगे। कवि इस पद में अंग्रेज सत्ता के सामने भारत की बदहाल स्थिति तथा उनकी निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज भारत में डाल डाल पर कोयल शोक गीत गा रही है, अर्थात भारत के हर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है, भारत के हर क्षेत्र में बदहाली और बर्बादी की लहर दौड़ रही है। और है दिल्ली, तुझे इस वक्त उत्सव मनाने की याद आ रही है। ये तेरी कैसी चाल है, कैसी तुम्हारी निर्दयता है। हम हमारे घावों को धोने का प्रयास करते हैं, उन्हें मिटाने का प्रयास करते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं, और तुम उस पर नमक छिड़कने का काम करती हो, जख्म पर जख्म दिए जा रही हो। हमारा देश, देश की जनता इस कदर बदहाल है कि उसे महलों को छोड़कर टूटी फूटी झोपड़ी भी नसीब नहीं है। मात्र उन्हें आवास के नाम पर रहने के लिए घास फूस और पेड़ पौधों के पत्तों का ही सहारा है। उसे रहने के लिए मकान नहीं और खाने के लिए अन्न नहीं, मात्र गम और आंसू या गंगा जल ही उसके प्राणों का आधार है, उन्हीं का सहारा है। भारत का शोषण उस करके तुमने उसे इस दशा तक पहुंचा दिया है। कवि ने इन पंक्तियों में अंग्रेज़ों द्वारा भारत का जो शोषण किया जा रहा था उसका बिल्कुल यथार्थ और सटीक चित्रण किया है कि भारत को चहुं ओर से बर्बाद करने का की जो उनकी रणनीति थी उसमें वो सफल होते जा रहे थे। और अंग्रेज कवि दिनकर अपनी कविता के माध्यम से उसकी इस नीति का न केवल पर्दाफाश करते हैं बल्कि उसको चुनौती भी देते हैं। जिस प्रकार भिखारी का जीवन भर जो लक्ष्य है वो मात्र निर्दोष पक्षियों के झुंड पर रहता है, उसे प्राप्त करना होता है, उसे मारना ही होता है। अर्थात अंग्रेज शिकारियों का लक्ष्य मात्र भारत की भोली भाली जनता ही हमेशा रही है या रहती है।
और इस वजह से भारत की जनता निरंतर शोषण और अत्याचार के कारण इतनी दरिद्र और कंगाल हो गई है कि मरने पर उसे कफन भी नसीब नहीं हो सकता। उसे कफन के नाम पर धरती माता का आंचल ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कवि दिनकर ने इस कविता में भारत की बदहाल स्थिति, भारत का जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था, उस शोषण का बहुत बारीकी से सटीक, यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार हमने इस चर्चा में, यह दिनकर पर दूसरी चर्चा है, इस चर्चा में हमने दिनकर की रचनाओं के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दिनकर है तो जो प्रश्न योजना है, प्रश्न पत्र आते हैं, प्रश्न आता है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं जो रचना के बारे में पूछ लिया जाता है, रचना की विषय वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका प्रकाशन काल पूछ लिया जाता है, या उस पर कोई विशेष कवि की उपलब्धि हो तो उस पर भी प्रश्न कर लिया जाता है, और रचना विशेष जो ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है उसके बारे में भी हमें आपको जानकारी दी, और इस कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है उसको भी आप लोगों ने जाना। उसकी विषय वस्तु को हमने पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही कविता के प्रारंभ के पदों का हमने अध्ययन किया है, और अगली चर्चा में हम जो शेष पद हैं दिल्ली कविता के, उनकी व्याख्या करेंगे, उनके भावार्थ को जानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। आप निरंतर देखते रहें, आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।